हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड सो देखिए पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ऑलरेडी मैंने एक पहला वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट या जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और कैसे कैसे हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली ये होता है कि जहाँ पे आपके पास एक मेटल का रॉड होता है और आप उस मेटल के रॉड पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट डालते हो। वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। अब पहली चीज़, पॉइंट नंबर 1 जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ये तभी निकलेंगे जब आपकी इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें 60 जूल का एनर्जी लगता है, इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल प्लेट से बाहर निकालने के लिए अगर 60 जूल का एनर्जी लगता है तो हम उसे कहेंगे फाई का मतलब मेरे लिए हो जाएगा वर्क फंक्शन। अब अगर मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में 60 जूल या 60 जूल से ज़्यादा की एनर्जी होगी तो ही वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा, वरना वो बाहर नहीं निकाल पाएगा। अगर उसमें 60 जूल की एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैं वहाँ पे इंसिडेंट डाल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा और उस इलेक्ट्रॉन में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्योंकि वो जस्ट बाहर निकला है। लेकिन अगर मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मैंने 60 जूल की एनर्जी से ज़्यादा की एनर्जी डाली, इन शॉर्ट अगर वर्क फंक्शन जितने की मुझे रिक्वायरमेंट थी, अगर मैं उतने से ज़्यादा एनर्जी डालता हूँ तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आएगा उसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। इन शॉर्ट आप जो टोटल एनर्जी यहाँ से डाल रहे हो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में यूज़ हो जाएगी और आपके वर्क फंक्शन में यूज़ हो जाएगी। तो आपकी जो टोटल एनर्जी होनी चाहिए वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे 60 लेके चलूँगा और 100 लेके चलूँगा ताकि चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन कुछ और हो सकता है, टोटल एनर्जी कुछ और हो सकती है, एंड एनर्जी को हम हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैं जूल्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरी इंसिडेंट एनर्जी है 100 जूल्स की, वर्क फंक्शन है 60 जूल का, तो मेरा जो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसमें काइनेटिक एनर्जी 40 जूल की होगी। अब मेरा सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो डिपेंड करती है कि वर्क फंक्शन कितना था और आपने कितनी इंसिडेंट एनर्जी वहाँ पे डाली। और इंसिडेंट एनर्जी की जो एनर्जी है, इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है आपके प्लैंक्स लॉ पे, जिसको हम कहते हैं एनर्जी विल बी इक्वल टू एच इंटू म्यू, यानी इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पे। जैसे जैसे आप इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे वो एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे जैसे वो एनर्जी बढ़ेगी तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ते जा रही है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 60 है ना, इन शॉर्ट मेरी रिक्वायरमेंट तो 5 है। अब जैसे जैसे आप उसको बढ़ाओगे, इन शॉर्ट आप जो टोटल एनर्जी डाल रहे थे वो काइनेटिक एनर्जी में और वो वर्क फंक्शन में यूज़ हो रही थी, तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी दैट विल बी टोटल एनर्जी माइनस 5। तो जैसे जैसे आप टोटल एनर्जी को बढ़ाते जाओगे तो ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग टू कम आउट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। तो जैसे जैसे आपकी ये एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर दो, बची हुई एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज़ हो जाएगी। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो आप जो वर्क फंक्शन है उससे जितनी ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट करोगे उतना ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अच्छा, एक और बात याद रखना, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, ये रिलेशन काफ़ी यूजफुल है। एक और बात याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, तो उनकी जो स्पीड हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की दैट विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में याद रखनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो हमने सीखी वो क्या सीखी कि अगर मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो आपको जो ऊपर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रहा है वो उसके काइनेटिक एनर्जी में यूज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आपको याद रखनी है, जो नोटिस करना, वो ये है कि अगर मान लीजिए 100 जूल की ही एनर्जी रखी जाए, एनर्जी को चेंज ना किया जाए, लेकिन अगर उसके ऊपर इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए
एक रेडिएशन की जगह अब 2 रेडिएशन में डाल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात करता हूँ, एनर्जी का जो पैकेट होता है, एनर्जी पैकेट्स, उसको हम यहाँ पे क्वांटा कहेंगे, या जिसको हम फोटॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? फोटॉन्स कहेंगे, या उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या थी कि पुराने जो साइंटिस्ट थे, हाइजीन थे, ये जो बीच के जो साइंटिस्ट आए फिजिक्स में, इनके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाज अ वेव। और बाद में जो हमारे आइंस्टाइन सर आए, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये स्पेशली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था ये करके दिखाया, जिससे ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो पार्टिकल नेचर दिखाती है। देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा रहा है और कोलिजन कर रहा है इनडायरेक्टली, और उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से नॉकआउट करके बाहर निकाल रहा है। ये आप वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हो जब आपके वेव में पार्टिकल नेचर हो, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पार्टिकल नेचर हो। तो 2 साइंस हैं यहाँ पे, एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव मानती हैं और एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार्टिकल मानती हैं, एनर्जी पैकेट्स मानती हैं। अब अगर एनर्जी पैकेट्स बोलोगे तो हम उन्हें फोटॉन्स या क्वांटा कहते हैं, और वेव बोलोगे तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब सच में क्या है ये तो हमें भी नहीं पता, डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट में। कुछ एक्सपेरिमेंट में लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर दिखता है, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर दिखता है। तो ये कह पाना कि उसमें क्या है वो दोगला है, उसमें दोनों है, वेव नेचर भी है और सेम हमारा इलेक्ट्रॉन करता है, वेव नेचर भी दिखाता है और पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। तो हम जो एनर्जी को जब हम पार्टिकल मान के चलेंगे, और इस एक्सपेरिमेंट में हमें एनर्जी को यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार्टिकल मानना ही पड़ेगा, वरना हम इस एक्सपेरिमेंट को नहीं बता सकते कि क्यों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आया, जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था। तो हमें उसे क्या मानना पड़ेगा? पार्टिकल। तो एक चीज़ तो प्रूव हो गई कि अगर मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाएगा तो उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की, एंड इन शॉर्ट जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ताकत बढ़ा रहे हो तो वो और ज़ोर से चाटा मारेगी इलेक्ट्रॉन को, और ज़ोर से थप्पड़ मारेगी, तो इलेक्ट्रॉन और ज़ोर से ताकत से बाहर निकलेगा। अब सोचो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और आप इलेक्ट्रॉन हो। अगर अब मैं आपको कस के एक तमाचा दूं तो आप मेटल के सरफेस से बाहर निकल के भागने लगोगे। अब जितनी ज़ोर से मैं तमाचा मारूंगा, जितनी ज़ोर से मैं कस के मारूंगा, उतनी स्पीड में आप निकलोगे। पहले तो निकालने के लिए कुछ एनर्जी मुझे लगेगी, पर जितनी स्पीड में मैं मारने लगूंगा उतनी स्पीड से तुम भागने लगोगे। अब मान लो मेरे जैसे 2 लोग आ जाते हैं, तो हम 2 लोग आ गए, 2 फोटोन आ गए। अब 2 फोटोन आए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पे मारेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब 3 फोटोन आ गए हैं तो 3 फोटोन 3 इलेक्ट्रॉन्स को मारेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर। इन शॉर्ट अगर मेरी इंटेंसिटी बढ़ाई जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन उतनी एनर्जी के साथ निकलेंगे। उनकी एनर्जी कितनी होगी निकलते समय वो डिपेंड करता है मैंने कितना कस के उनको मारा है। इन शॉर्ट कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, सेकंड पॉइंट जो याद रखना है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी कितनी है। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी कितनी है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये डिपेंड करेगी कि फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है भाई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आए या 2 आए या 50 आए। काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड करेगी कि आने वाली रेडिएशन जो मुझे मार रही है उसकी एनर्जी कितनी है, ठीक है, उससे काइनेटिक एनर्जी डिसाइड होगी। पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, 4 निकलेंगे, 5 निकलेंगे, 10 निकलेंगे, 50 निकलेंगे, वो डिपेंड करता है कि वो आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अब इन 2 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमें ग्राफ देखने हैं, ठीक है। ये 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटेंसिटी का क्या असर होता है और फ्रीक्वेंसी का क्या असर होता है, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बाहर निकलेंगे पर उनकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला स्टार्ट करते हैं नंबर 1 फैक्टर। मान लीजिए मेरे पास 2 फोटॉन्स हैं, ये जो मैंने वेव दिखाई हुई है मान लीजिए वेव है, बट उनको फोटॉन माननी है, ठीक है। मेरे पास 2 फोटॉन्स है, दोनों की एनर्जी 100 जूल की है, 60 जूल उसका वर्क फंक्शन है। मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। सर मान लेते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सर काइनेटिक एनर्जी जो उनकी होगी वो 40 जूल की ही रहेगी। अब अगली बात, मान लीजिए सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी है, फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाता तो यहाँ की एनर्जी बढ़ती। तो फ्रीक्वेंसी सेम है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या सेम रखी है, फ्रीक्वेंसी मैंने सेम रखी है, और मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, इंटेंसिटी को मैं चेंज कर रहा हूँ।
तो जब मेरी इंटेंसिटी बढ़ गई तो अब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जो मेरे पास बाहर आके खड़े हो जाएंगे, पर तीनों इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 जूल। मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गए हैं। इससे मुझे ये समझ में आ गया कि अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इतनी ताकत है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकें, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। देखो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान लीजिए यहाँ से 50 जूल की एनर्जी डाल रहे थे। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मान लीजिए 50 जूल की एनर्जी डाल रहे थे, ठीक है, जो इंसिडेंट रेडी, और फिर आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे, थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। पहला प्राइमरी कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो कम से कम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है उसमें इतनी तो ताकत होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, तब तुम इंटेंसिटी की बात कर सकते हो। जैसे तुमको अगर मुझे बाहर निकालना है, मैं 2 साल के बच्चे को लाके तुमको मरवाऊं, तुमको ऐसे चाटा मारूं उससे, तो थोड़ी ना तुम भागोगे। तो तुमको अगर मुझे अपनी जगह से हिलाना और काइनेटिक एनर्जी से भगवाना है तो सबसे पहले तो प्राइमरी कंडीशन क्या है, मारने वाले में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो तुम्हें बाहर निकाल सके। फिर बात करेंगे कितने बच्चे बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए। तो व्हेन यू स्पीक अबाउट इंटेंसिटी का इफेक्ट, प्राइमरी सिचुएशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी कम से कम इतनी होनी चाहिए, वो आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। इन शॉर्ट में कहूँ तो जितने की मेरे को वर्क फंक्शन की ज़रूरत है उतने से ज़्यादा एनर्जी उसकी होनी चाहिए। उसके बाद अब हम देखेंगे कि कितने फोटोन आ रहे हैं। अगर 2 फोटोन आ रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 3 फोटोन आ रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, डोंट यू विल फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, जी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, बट इसकी कंडीशन ये है कि उस समय आपके एनर्जी में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। ये तो मिनिमम कंडीशन है। यहाँ तक समझ में आया? सो दिस इज़ योर फर्स्ट ग्राफ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ। देखिए मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ इंटेंसिटी पहली की लाइट 100 जूल की एनर्जी है, 2 फोटोन, सेम एक्सपेरिमेंट, 3 फोटोन पर अभी भी 100 जूल की एनर्जी है। मतलब हमने क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी को हमने कर दिया है सेम और इंटेंसिटी को हमने कर दिया है चेंज। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए पहले एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी फिक्स कर देते हैं, 2 फोटोन की है, और मान लीजिए हमें पता है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं। अब आपको पता है जो सामने हमने रॉड रखी है उसे कलेक्टर कहते हैं। कलेक्टर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जाएंगे कहाँ इलेक्ट्रॉन। अगर ये नेगेटिव रॉड है तो सामने वाली रॉड को तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर निकल के उस डायरेक्शन में भागेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, करंट तो फिक्स हो गया। अगर अब मैं यहाँ की पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगूँ तो क्या मेरा करंट बढ़ेगा? जी हाँ, करंट बढ़ेगा। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जो निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो अब डिसाइड करेगी कि वो करंट कितना होगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलने से मैटर नहीं होता ना, इलेक्ट्रॉन किस स्पीड में भाग रहा है। हम करंट किसे कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकंड। अब 1 सेकंड में जितना ज़्यादा स्पीड में वो भाग के जाएगा, हम कहेंगे उतना ज़्यादा करंट बढ़ गया। अब वो कितनी स्पीड में भाग के जाएगा वो सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी पे ही डिपेंड नहीं करता ना, वो तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि सामने तुमने कितना पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया। मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉन निकलते समय तो 40 जूल की एनर्जी के साथ निकल गया, अरे पर 40 जूल की एनर्जी के साथ तो खुश होकर निकला, मैंने तुम्हें कस के चमाट दिया और तुम बाहर निकल गए। अब सामने पॉजिटिव रॉड ही नहीं है तो तुम मुझे पूछोगे जाना कहाँ है? जाने के लिए डायरेक्शन भी तो चाहिए ना। तो इलेक्ट्रॉन निकल तो गया, लेकिन सामने तुम जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल अब इसकी बढ़ाओगे, मान लो बढ़ाते गए तो वैसे वैसे उसका करंट बढ़ते जाएगा। तो आपने शुरू कितने से किया? 2 इलेक्ट्रॉन से। उस समय कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल लगाई होगी। मान लीजिए कलेक्टर की पोटेंशियल को हम VC कहते हैं। तो जब आपने कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल लगाई और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आए तो मान लीजिए करंट इतना था। अब आपने क्या किया, धीरे धीरे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगे, क्योंकि हमें आपने इंटेंसिटी फिक्स कर दी। 2 ही फोटोन आके टकराएंगे, 1 सेकंड में 2 फोटोन, ठीक है, हर सेकंड 2 फोटोन आके टकरा रहे हैं और हर सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगोगे, डोंट यू फील उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ने लगेगी। एक टाइम आएगा जब जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा धाड़ से भागेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा स्पीड मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाएगा। तो जैसे जैसे तुम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने लगोगे करंट बढ़ने लगेगा। करंट ऑलरेडी था, समझना इस चीज़ को, करंट ऑलरेडी था। तुमने एक पॉजिटिव पोटेंशियल, ये जीरो नहीं है, पहले बात बता दे रहा हूँ, तुमने एक पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रखी है और उस पॉजिटिव पोटेंशियल पे कुछ तो करंट है।
इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, स्पीड में वहाँ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, स्पीड में वहाँ गया। अब तुमने क्या किया, उसी पॉजिटिव पोटेंशियल को धीरे 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 बढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़नी शुरू हो गई। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी 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 और एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। तब हम कहेंगे सैचुरेशन करंट आ गया। क्या आ गया? इससे ज़्यादा आप तुम करंट वाले दो इलेक्ट्रॉन को कितना भगाओगे यार, एक स्पीड से ज़्यादा उनको अब तुम थोड़ी ना उनको गायब करवा दोगे। जब वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे आ जाएंगे, यहाँ से निकल के तुरंत वहाँ चले जाएंगे, हम कहेंगे भाई सैचुरेशन होगा, अब इससे ज़्यादा नहीं भगा सकते इलेक्ट्रॉन को हम। पर ये कब किया आपने? जब आपने इंटेंसिटी I1 रखी थी, जब आपने सिर्फ 2 फोटोन रखे थे। एक काम करते हैं, इंटेंसिटी ही बढ़ा देते हैं। अगर अब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी और वोल्टेज उतनी ही रखी, अभी भी वोल्टेज जितनी आपने पहले यहाँ पे रखी थी उतनी वोल्टेज अब दोबारा रखिए, पर इंटेंसिटी बढ़ा दो। अरे तो सर जब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो अब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो मुझे बताओ, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसी वोल्टेज पे जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने निकाला था, अब उसी वोल्टेज पे आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, तो करंट तो वैसे ही बढ़ गया। हाँ तो सर ठीक है, आपका करंट वैसे ही बढ़ गया। अब आप क्या करो, 3 फ्रीक्वेंसी रखा, 3 फोटोन मार रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, अब इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओ, तो सर वही होगा जो पहले हुआ, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये I2 के साथ हुआ। मतलब अगर मैं मेरी इंटेंसिटी फिक्स कर दूं और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाऊं, तो मेरा करंट बढ़ेगा 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 और एक लेवल के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इंटेंसिटी चेंज कर दूं और फिर पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाऊं, तो स्टार्टिंग करंट ही पहली वाली इंटेंसिटी से तो पहले तो ज़्यादा होगा और फिर धीरे धीरे वो भी अपनी सैचुरेशन लिमिट पे पहुंच। अब सोचो, अगर मैंने यहाँ 4 फोटोन कर दिए होते तो सर पहले ही करंट ऑलरेडी बढ़ जाएगा और फिर आप दोबारा पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हो, तो करंट फिर से बढ़ेगा 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 और अपनी सैचुरेशन लिमिट पे चला जाएगा इंटेंसिटी I3 पे। उम्मीद करता हूँ ये ग्राफ समझ में आया होगा और इस ग्राफ से अब कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इस ग्राफ को यहीं पे रखते हैं और इन सब को यहाँ से इरेज करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इरेज करते हैं। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है? ये सबको हटा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, क्योंकि 2 फोटोन्स आ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी कितनी होगी? 40 जूल्स की। क्यों? क्योंकि 100 जूल की एनर्जी के साथ आप इंसिडेंट कर रहे हो, 60 जूल उन्होंने यूज़ कर लिया बाहर निकलने में, 40 जूल की एनर्जी थी। सामने पॉजिटिव पोटेंशियल थी, इलेक्ट्रॉन 40 जूल की एनर्जी के साथ, और सामने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाई हुई थी, उसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करने लगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब जब वो मूव करने लगेगा, तुमने ना एक गेम खेल दिया। क्या गेम खेल दिया? इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल को सडनली तुमने धीरे धीरे नेगेटिव बना दिया उसको। मतलब ऑलरेडी सामने वाला नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन ने देखा सामने पॉजिटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ दौड़ के आने लगा, 40 जूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ आने लगा। अब तुमने उसको लगा दिया नेगेटिव पोटेंशियल पे। नेगेटिव पोटेंशियल पे जैसे ही उसको अब बनाओगे, इट विल बी योर नेगेटिव नाउ। तो जैसे ही तुमने उसको नेगेटिव बनाया, इलेक्ट्रॉन डर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ आ रहा था, क्योंकि उधर पॉजिटिव खड़ा था। अब तुमने उसी को नेगेटिव बना दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। आपने कभी टॉम एंड जेरी को देखा है? टॉम जब जेरी को मार के भागता है और सामने कुत्ता खड़ा होता है वो, तो जेरी कैसे जाके ब्रेक लगाता है, टॉम कैसे जैसे ब्रेक लगाता है, रुकता है कुत्ते से डर के। सेम यहाँ होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा, लेकिन जैसे ही देखेगा कि सामने एक नेगेटिव पोटेंशियल लगाई हुई है, तो वो इलेक्ट्रॉन वहीं रुक जाएगा। मुझे बताओ, उस इलेक्ट्रॉन को वहीं रोकने के लिए मुझे कितनी नेगेटिव पोटेंशियल लगानी पड़ेगी? ये डिपेंड किस पे करेगा? क्या ये इस बात पर डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहे हैं, या इस बात पर डिपेंड करेगा कि उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो मेरे हिसाब से मुझे कितनी नेगेटिव पोटेंशियल लगानी पड़ेगी उन आते हुए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, वो डिपेंड करेगा कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितने लोग हैं। भाई अगर मुझे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यहीं दे देते हैं, आपने यहाँ 2 फोटॉन्स रखे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए, आपने 3 फोटॉन रखे और अब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, पर तीनों में अभी भी 40 जूल की एनर्जी है। तो क्या मुझे अभी भी नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ानी पड़ेगी? जी नहीं। क्यों बढ़ाऊं मैं? क्योंकि ये भले ही 2 आ रहे, फ़र्क नहीं पड़ता कितने आ रहे हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है जो आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो भी 40 जूल की एनर्जी के साथ, तो मुझे उतनी ही नेगेटिव पोटेंशियल लगानी पड़ेगी जितनी इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो भी 40 के साथ ही आ रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? तो अगर मुझे नेगेटिव पोटेंशियल, अपोजिंग पोटेंशियल, जिसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या कहते हैं उसे?
स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। अगर आते हुए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मुझे पोटेंशियल लगानी पड़े तो मैं कितनी पोटेंशियल लगाऊं, उसी कैथोड की पोटेंशियल को जिसको मैं पॉजिटिव में जब लेके जा रहा था, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन आए, अगर इसकी पोटेंशियल, इसमें 2 ऑप्शन थे, या तो पॉजिटिव बना सकता था या तो नेगेटिव, या तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन थे, या तो पॉजिटिव बना सकता था या तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता तो करंट धीरे धीरे बढ़ता 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 सैचुरेशन हो जाता। लेकिन अगर उसको मैं नेगेटिव पोटेंशियल में बढ़ाऊंगा 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 और करंट एक टाइम के बाद जीरो हो जाएगा। क्यों? एक ऐसी पोटेंशियल आ जाएगी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। और न अकेला वही नहीं, वो जितने इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल के आ रहे थे 40 जूल की एनर्जी के साथ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ, वो सारे रुक जाएंगे क्योंकि मैंने नेगेटिव पोटेंशियल लगा दी। अब सबके सब स्टॉप हो जाएंगे। आई होप समझ में आया। अब तुमने इंटेंसिटी जब बढ़ाई तो तुमने 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया। अगर उनकी पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो धीरे 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 करंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, सैचुरेशन लेवल पे आ जाएगा। क्योंकि सर इंटेंसिटी बढ़ा रखी है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो सीधी सीधी सी बात है, करंट बढ़ बढ़ के एक लेवल पे चला जाएगा, और जिसको हम कहेंगे सैचुरेशन। लेकिन अगर इन्हीं तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाई जाए तो, इसी कलेक्टर को नेगेटिव बना दिया जाए तो, सर इसको भी नेगेटिव बनाओगे तो इनकी पोटेंशियल भी उतनी ही होगी जितनी पहले केस में थी। क्यों? क्योंकि पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे पर 40 के साथ थे, अब भी 3 इलेक्ट्रॉन है पर हैं तो 40 के साथ ही। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक समझा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी होगी, इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करती है यह कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो इन शॉर्ट मैं यूं कह सकता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अरे लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करते तो काइनेटिक एनर्जी बदलती, अगर काइनेटिक एनर्जी बदलती तो मेरी ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाती। अगर फ्रीक्वेंसी कम करोगे एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया। चलते हैं अगले ग्राफ पे। देखिए यहाँ इससे बात करते हैं। जैसे अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए 2 फोटॉन्स हैं, देयर आर 2 फोटॉन्स 100 जूल की एनर्जी के साथ, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 40 जूल की एनर्जी के साथ बाहर आएंगे क्योंकि उनकी वर्क फंक्शन 60 है, फाई 60 है, बाहर निकालने की ताकत 60 है। उम्मीद करता हूँ वर्क फंक्शन ये सब आपको पता है, यहाँ तक आए हो तो पता ही होगा, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन दौड़ के यहाँ आ रहे थे, तुमने उनको मान लीजिए अगर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते, देखो पहले ही कुछ तो पोटेंशियल आपने लगाई है तो ऑलरेडी कुछ तो करंट है, अब तुम उसकी पॉजिटिव पोटेंशियल अगर बढ़ाओगे, करंट बढ़ेगा 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 और बढ़ के क्या हो जाएगा, सैचुरेशन लेवल पे चला जाएगा। तो इसको हम कहेंगे सैचुरेशन करंट, ठीक है। ये समझ में आया। पर अगर नेगेटिव किया जाए तो, अगर इसको नेगेटिव बना दिया जाए, हाँ तो बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाओ, नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल को बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। एग्री करते हो? तो इसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव वोल्टेज ऑफ कलेक्टर, नेगेटिव वोल्टेज ऑफ कलेक्टर, ठीक है। इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 2 ही फोटोन रखते हैं लेकिन उनकी एनर्जी बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? एनर्जी। पहले 2 फोटोन 100 जूल की एनर्जी के साथ थे, अब वही 2 फोटोन 120 जूल की एनर्जी के साथ हैं। इन शॉर्ट तुमने क्या इंक्रीज कर दिया है? फ्रीक्वेंसी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन तो 2 ही आएंगे, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन अब 60 जूल की एनर्जी के साथ निकलेंगे। तो अगर मैं देखो पहली बात तो 2 इलेक्ट्रॉन आए 60 जूल की एनर्जी के साथ, तो करंट में थोड़ा तो वेरिएशन होगा, थोड़ा तो वेरिएशन हो। अब तुम कहोगे सर पहले भी तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अरे पर पहले के 40 जूल वाले थे, अब थोड़े 60 जूल वाले, तो थोड़ा तो करंट में वेरिएशन आएगा। वोल्टेज उतनी लगाइए जितनी पहले लगाई थी। अब तुम पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाओ तो बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, वो भी तो क्या इनका सैचुरेशन भी सेम आएगा? हाँ, 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पे जाएं या ये 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पे जाए, सैचुरेशन करंट होता है। तो सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक तरीके से उस समय इंटेंसिटी कितनी है। तो याद रखना सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर इंटेंसिटी फिक्स है तो सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। जैसे हमने पीछे देखा, इंटेंसिटी I1 थी, सैचुरेशन करंट
इतना था, इंटेंसिटी I2 थी, सैचुरेशन करंट इतना था, इंटेंसिटी I3 थी, सैचुरेशन करंट इतना था। उम्मीद करता हूँ फंडा समझ में आया। अब तुमने क्या किया, करंट बढ़ाया, तुमने क्या किया, सॉरी, अब तुमने क्या किया, तुमने इंटेंसिटी को उतना ही रखा पर थोड़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया था, तो थोड़ा तो करंट पे फर्क पड़ा होगा। हाँ, लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर आए, हाँ तो ठीक है ना, स्टार्टिंग करंट थोड़ा बढ़ा होगा, लेकिन अब उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की तुम पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ भी बढ़ा रहे हो, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ भी बढ़ा रहे हो। एक टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी तो सेम हो जाएगी, तो एक टाइम के स्टार्टिंग में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर आया होगा जब पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल थोड़ी कम हुई होगी, पर जैसे जैसे तुम इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे उन पे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और एक टाइम के बाद दोनों गोली की स्पीड से निकल के वहाँ पे भागेंगे। हम कहेंगे सर सैचुरेशन करंट आ गया, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 40 के साथ है कि 60 के साथ है, पर है तो 2 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम स्पीड पे आ गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे आ गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे करंट बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाई जाए, नेगेटिव उल्टा नेगेटिव बना दिया जाए उसे, और पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाई जाए, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन की स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर इतनी थी तो बाकी के दोनों इलेक्ट्रॉन की स्टॉपिंग पोटेंशियल उतनी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पहले 2 इलेक्ट्रॉन 40 की एनर्जी के साथ थे, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन 60 की एनर्जी के साथ हैं। तो 40 वालों को स्टॉप करना आसान था, पर 60 वालों को स्टॉप करना मुश्किल होगा, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ चला जाएगा -VC, मतलब VC मतलब वोल्टेज ऑफ कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में। कलेक्टर का पॉजिटिव भी हो सकता है, कलेक्टर को नेगेटिव भी बना सकते हैं। सो ये हमारा फ़र्क आता है। अब बहुत बार इस ग्राफ को बनाते समय ना, बहुत बार इस ग्राफ को बनाते समय ऐसे भी बना दिया जाता है, करंट सेम रहेगा पर स्टॉपिंग पोटेंशियल ये थोड़ा सा, तो कुछ कुछ बुक्स में इस ग्राफ को ऐसे बना दिया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो सैचुरेशन करंट सेम होगा, पर वोल्टेज की जब लोअर वोल्टेज होती है, पॉजिटिव वोल्टेज जब लोअर होती है तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, पर नेगेटिव वोल्टेज में बहुत फ़र्क आता है। दोनों को रोकने में अलग अलग एनर्जी लगेगी, इसको रोकने की एनर्जी ज़्यादा होगी नेगेटिव में, नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और इनको रोकने में नेगेटिव पोटेंशियल कम लगानी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये ग्राफ आपके लिए क्लियर है और समझ में आया होगा। अब कुछ ग्राफ देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ क्या पड़ा सर, इंटेंसिटी और करंट का। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, उस समय जो एनर्जी आ रही है वो उतनी काफ़ी होनी चाहिए, उन समय आपकी उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। ठीक है सर, समझ में आया। दूसरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का अगर ग्राफ बनाया जाए फोटो करंट के साथ, अब ये नए टाइप के ग्राफ हैं, ये ग्राफ उन बच्चों के लिए हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब तक के ये जो ग्राफ मैंने बताए ये NCERT के ग्राफ थे, NCERT में ये ग्राफ दिए हुए हैं। जो 11-12 के बच्चे जेई मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं एडवांस की, उनके लिए थे। अब जो मैं ग्राफ बना के दे रहा हूँ ये BSc के बच्चे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। ये ग्राफ NCERT में भी पूछे जा सकते हैं, आई मीन जेई नीट में भी पूछे जा सकते हैं, पर ये जो ग्राफ थे ये NCERT के थे। फ़र्क कुछ नहीं होगा, ग्राफ का सिर्फ तरीका बदल जाएगा। देखिए कैसे तरीका बदलेगा। मान लीजिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम प्लॉट करते हैं। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी होनी चाहिए, इस जो स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप यहाँ बना रहे थे, क्योंकि हम इस कलेक्टर की प्लेट को रेफरेंस मान रहे थे ना, पॉजिटिव में करोगे तो क्या, नेगेटिव में करोगे तो क्या, गॉट माय पॉइंट। पॉजिटिव में करोगे तो क्या, अगर उसकी पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो क्या, नेगेटिव बढ़ाओगे तो क्या। अब हम क्या करते हैं, मान ली बताओ मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी है, मत बताओ पॉजिटिव नेगेटिव, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी बढ़ेगी। मान लीजिए इंटेंसिटी कांस्टेंट है, आई सर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट फिक्स रहेगा, करंट एक जैसा रहेगा। अगर इंटेंसिटी फिक्स है तो फोटॉन्स फिक्स हैं, तो करंट इलेक्ट्रॉन्स उतने ही बाहर निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन उतने ही बाहर निकलेंगे तो करंट फिक्स है। पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूं तो मेरा काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए फ्रीक्वेंसी μ1 पर स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना था और करंट इतना था, μ2 पर करंट उतना ही होगा, क्योंकि इंटेंसिटी फिक्स है, फिर फ्रीक्वेंसी बदल रहा हूँ मैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा। μ3 पर करंट उतना ही होगा पर स्टॉपिंग पोटेंशियल μ3 पे। अब देखो ये ग्राफ जो आप देख रहे हो ना, ये यही ग्राफ है जो यहाँ मैंने बताया। अगर मैं थर्ड ग्राफ यहाँ प्लॉट करता तो थर्ड ग्राफ ऐसा आता। मैंने आपसे कहा ना कि कुछ कुछ बुक्स में इन्होंने कैसे दिया हुआ है कि आप हायर एजुकेशन की कुछ कुछ बुक्स जब उठाओगे तो उन्होंने ऐसे ही बताया हुआ है कि देखो ऐसे एक ही ओरिजिन से उन्होंने स्टार्ट करके ग्राफ बना दिया है। पर आप NCERT में जाते हो या कुछ बुक्स उठाते हो तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा माइनर फ़र्क यहाँ बताया हुआ है। ये माइनर फ़र्क स्टार्टिंग कंडीशन का माइनर फ़र्क होता है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगी। तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी μ1 है,
फ्रीक्वेंसी μ2 है, फ्रीक्वेंसी μ3, इंटेंसिटी फिक्स है, इंटेंसिटी फिक्स है इसीलिए सैचुरेशन करंट अभी भी उतना ही है। अगर इंटेंसिटी बदलती तो सैचुरेशन करंट बदल जाता, देखो सैचुरेशन करंट बदल जाता। इंटेंसिटी फिक्स है पर आपकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गई। तो मेरा ये जो ग्राफ है इस केस में आपने इंटेंसिटी को क्या रखा है, कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो। एक काम करते हैं, इस ग्राफ में एक और वेरिएशन लाते हैं। अब एक काम करते हैं, इंटेंसिटी को चेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हैं। सर अगर इंटेंसिटी बदलोगे तो I1 पे करंट इतना होगा, I2 पे करंट इतना होगा, I3 पे करंट इतना होगा, लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। कैन यू सी दिस? तो ये ग्राफ सर यही वाला है। इंटेंसिटी बदलोगे तो करंट बदल सकता है। देखो ये स्टार्टिंग वैल्यू था, ये स्टार्टिंग इसका था, ये सैचुरेशन तो अलग बात है, स्टार्टिंग वैल्यू इतना था इंटेंसिटी I1 I2 I3, और उसको नेगेटिव में जब मैं लेके जा रहा था तो एक ही पॉइंट पे आ रही, क्योंकि 40 जूल यहाँ भी है, 40 जूल यहाँ, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 40 जूल वाले ही ना। एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी तो उतनी है ना। तो यहाँ पे अगर म्यू सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा, ग्राफ ऐसा आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक थर्ड ग्राफ मैं यहाँ प्लॉट करना चाहता हूँ। मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की आपने, तो आपने कह दिया सर स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रोकने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है सर, समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगी क्या? नहीं ना सर। देखो अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट भी करूँ, मान लीजिए इस पूरे ग्राफ में यहाँ पर मैंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ली है यहाँ पर, मान लीजिए वो 50 जूल की ही है और मैं वो डाल रहा हूँ, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने की ज़रूरत है? सर क्यों लगाने की ज़रूरत है? 60 जूल निकलने को चाहिए, तुम 50 जूल डाल, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की क्या ज़रूरत है? वो तो अभी भी अंदर है। अच्छा अगर मान लीजिए फिर एनर्जी को मैं 60 जूल कर दूँ तो सर अब इलेक्ट्रॉन बाहर जरूर निकल जाएगा पर अभी भी आपको नेगेटिव पोटेंशियल लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो उधर ही खड़ा रहेगा क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को 70 जूल कर, यहाँ एनर्जी को 70 जूल करूँगा, अब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन में 10 जूल की एनर्जी है। अब मुझे नेगेटिव पोटेंशियल लगानी पड़ेगी उसे स्टॉप करने के लिए। तो नेगेटिव पोटेंशियल यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी थोड़ी ना किसी भी फ्रीक्वेंसी पे लगानी पड़ जाती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तब लगानी पड़ेगी जब आपका इलेक्ट्रॉन में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी तभी होगी जब आपकी आने वाली एनर्जी उसकी थ्रेशोल्ड यानी वर्क फंक्शन एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करूँ तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करूँ तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी थोड़ी ना मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने की ज़रूरत है, लेकिन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। हाँ अभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो मेरे को अभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब अगर तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल लगानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे अब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसके बाद जैसे जैसे तुम्हारी स्टॉप फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल लगानी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा एटीट्यूड के साथ मेरे सामने आएगा, क्योंकि तुमने उसको ज़्यादा एनर्जी दे दी है, लाड़ प्यार ज़्यादा कर दिया है, कस के तुमने मारा है, वो बाहर निकल गया है, मेरी तरफ आ रहा है, मुझे उसे रोकने के लिए ज़्यादा एनर्जी की सप्लाई कर, पर मुझे कब एनर्जी लगानी पड़ेगी रोकने के लिए? पहले वो बाहर तो निकले, और सिर्फ बाहर निकलने से थोड़ी मेरी तरफ आना भी तो चाहिए, काइनेटिक एनर्जी भी तो होनी चाहिए, और उसकी काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो ये जो 4 ग्राफ मैंने यहाँ समझाए हैं, ये 4 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 4 ग्राफ पे बहुत अलग अलग लेवल पे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जेई, नीट, अब बीएससी एमएससी लेवल के जो बच्चे हायर एजुकेशन के कॉम्पिटिटिव, इवन यूपीएससी में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। अब यूपीएससी में भी ये पूछे जा सकते हैं जहाँ पे आपको इन ग्राफ को डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो आई होप इस वीडियो से ये सब क्लियर है। और जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ ली है ना 100, 60, 40, 120, ये रैंडम वैल्यूज़ हैं। प्लीज़ इस पर कोई इशू क्रिएट मत करना, ऐसे कैसे तुमने कोई, जस्ट टू कीप द एक्सप्लेनेशन सिंपल। आपको नंबर्स के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैं इन नंबर्स को लेता हूँ, इन वैल्यूज़ को लेता हूँ, जिससे चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है, अब ये जूल्स में कभी कहीं जूल्स में होंगी, कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगी, हमेशा 100 या 60 ही नहीं होंगी, हमेशा 40 ही नहीं होगी, नंबर्स वेरी कर सकते हैं पर कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे लगेगा मुझे पता चलेगा मुझे सुनने वाले लोग कितने हैं, ताकि मैं और एनर्जी के साथ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को बाहर निकाल के लाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।